हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अलवर क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। लास्ट के वीडियो में हमने एपी को समझा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने उसके बेसिक पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। एपी एक सीरीज होती है जिसमें कि हर एक टर्म लास्ट वाले टर्म में एक निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। हमने इसके बेसिक पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। एपी मान लेते हैं 2 4 6 8 10 कोई एपी है। हमने इसका फर्स्ट टर्म निकालना सीख लिया था, ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद जो कि 2 है। डी निकाला हमने सीखा था कि 2 जो क्रमागत पद हैं एपी के उनका अंतर डी कहलाता है, यानी कि शार्प अंतर कहलाता है। और ये दी गई एपी के लिए समान होगा तो हम दूसरे वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एपी का डी निकल जाएगा। ये हमने लास्ट के वीडियो में सीख लिया था। और हमने एक फॉर्मूला देखा था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। nवें पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला, nवां पद क्या होता है, ए और डी को तो हमने लास्ट के लेक्चर में सीख लिया था। nवां पद क्या होता है इसको हम इस लेक्चर में सीखते हैं। 2 4 6 8 10। आप देखेंगे कि ये जो 2 है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एपी इसी तरह से है, आगे 12 14 16 18 20, लेकिन आपसे कहा जाए कि इसका 20वां पद क्या होगा, इसका 50वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला है, जैसे कि ए, अगर अपन को 20वां पद ज्ञात करना है तो A20 बराबर ए निकाल लेंगे हम इसका। हमें पता है इसका ए है जो 2 है और 20वां पद हमें ज्ञात करना है तो n का मान 20 हो गया। और डी, अभी हमने इसका डी निकाला था, वो भी 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू 2। ये आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस ये 38 होगा। 38 में जब 2 ऐड करेंगे तो 40 होगा, यानी कि इसका जो 20वां पद है वो 40 होगा। इसी तरह से हम इसका 50वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, वही ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 2 प्लस 50 माइनस 1 49 हो जाएगा इंटू 2। 2 प्लस 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 होगा, ये 100 हो जाएगा, यानी इसका 50वां पद 100 होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका बेसिक पार्ट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो दिया हुआ है। एक एपी दी हुई है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। ये एक एपी दी हुई है। हमें इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए और डी को फाइंड करना है। सिंपल है, इसका ए तो फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा, ए बराबर 3/2। और डी ज्ञात करने के लिए हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। और जब दोनों का हर समान होता है तो अंशों को घटा देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 इसका डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑटो ड्राइवर है, वो
1 किलोमीटर का 15 रुपये किराया लेता है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर से किसी को ज़्यादा जाना है तो वो 8 रुपये ऐड कर देता है किराए में। तो हमें बताना है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें इसकी एपी बनानी है। तो हमें अब इसको एपी की तरह ट्रीट करना है। जो फर्स्ट जो टर्म दिया हुआ है हमें, वो हमें 15 दिया हुआ है और 15 रुपये। अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये तो देने ही है, प्लस में 8 रुपये और ऐड कर देता है। वो हर किलोमीटर पर वो 8 रुपये ऐड करता है, तो ये 23 हो जाएगा। और अगर हमें 3 किलोमीटर जाना है तो 23 प्लस में 8 रुपये और ऐड कर देता है वो, तो ये 31 हो जाएगा। और अगर हमें 4 किलोमीटर जाना है तो वो 31 प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है, यानी कि 39। और अगर हमें 5 किलोमीटर जाना है तो इसके लिए हमें 39 प्लस 8 यानी 47 रुपये उसको देने होंगे। तो फर्स्ट टर्म निकल गया अपना 15, सेकंड आया 23, थर्ड 31, फोर्थ आया अपना 39। इसको हम एपी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 15, 23, 31, 39 और 47। ये एक एपी बन जाएगा। ये इसका आंसर था। हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी कि जो अगर हम 1 मीटर खोदते हैं तो हम 150 रुपये की उसमें लागत लगती है, और अगर एक्स्ट्रा 1 मीटर अगर खोदा जाता है तो 50 रुपये बढ़ जाते हैं हर बार। यानी कि जो 1 मीटर अगर हम खोदेंगे तो उसका 150 रुपये, 2 मीटर अगर हम खोदेंगे तो 150 रुपये तो लागत आती है और 50 और बढ़ जाती है, यानी कि 200 रुपये लागत आएगी। 3 मीटर अगर हम खोदेंगे तो 150 रुपये तो लागत आती है और 1 मीटर पर 50 रुपये बढ़ती है, यानी 2 मीटर पर वो 100 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि 250 रुपये हो जाएगी। 4 मीटर पर वो 250 प्लस 50 की 300 रुपये हो जाएगी। इसको हम देखते हैं कि 150, 200, 250, 300 ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म तो 150 है और इसका डी है जो 50 है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें ये बताना है कि ये एक एपी फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि माना बेलन का आयतन V है, हम जानते हैं कि जो हवा जो बेलन के अंदर उपस्थित होगी वो उसके पूरे आयतन में उपस्थित होगी। फर्स्ट टाइम जब उसमें हवा थी तो वो V थी। वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। नेक्स्ट टाइम जब वो उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा टोटल का, तो हमारे पास 3/4 भाग उसमें बच जाएगा। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम बचेगा वो 3/4 भाग उसका बच जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास वो पंप जो हवा निकालेगा वो इस 3/4 का 1/4 निकाल देगा, तो फिर से हमारे पास इसका 3/4 का 3/4 भाग बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3/4 का होल स्क्वायर B, 3/4 का होल स्क्वायर B। अगली बार जो
वायु निकालने वाला पंप है वो इस 3/4 के होल स्क्वायर का 1/4 भाग तो बाहर निकाल देगा और हमारे पास बचेगा 3/4 भाग। ये हमारे पास बनेगा 3/4 का होल क्यूब पी। हम देख सकते हैं कि ये एक ईपी फॉर्म नहीं कर रहे बल्कि एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, और जीपी को आप आगे पढ़ेंगे, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ये एक ईपी फॉर्म नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम फिर से समझते हैं थोड़ा। एक बेलन है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, और एक वायु निकालने वाला पंप है जो 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है एक बार में। तो हमने मान लिया कि वी आयतन है, पूरे जो बेलन है उसमें वी आयतन में हवा भरी हुई है। पहली बार जो हमने देखा था कि उसका वी आयतन है तो उसमें टोटल वी जो वायु भरी हुई थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 3/4 भाग बच गया, 3/4 वी। अब नेक्स्ट टाइम जो वायु निकलेगी वो इस 3/4 का 1/4 भाग निकल जाएगी, तो इस 3/4 का 3/4 भाग ही हमारे पास बचेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक एपी नहीं जीपी फॉर्म कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये आपको मैं जनरली बता देता हूँ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो एपी फॉर्म नहीं करता है, और जो साधारण ब्याज होते हैं वो एपी फॉर्म करते हैं। और मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज सो स्टूडेंट्स, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ए जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मिश्र धन, और जो पी है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी कि मूलधन होता है, और आर रेट होता है, रेट यानी कि दर, और समय को पावर के रूप में दिखाया जाता है। तो हमें 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट में जो पैसा था वो 10,000 था, तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। सेकंड टर्म हम निकालते हैं इसकी E2, प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, नेक्स्ट ईयर का हम निकालते हैं, रेट उसने 8% दिया हुआ है, हम 1 साल का निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 10,000 इंटू ये 108/100, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 108/100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा 108 यानी कि 10,800। इसी तरह से हम E3 निकालेंगे। E3 निकालने के लिए हमें जो ई दिया हुआ यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो 10,000 दिया हुआ है, रेट 8% का है, हम 2 साल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर होगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर हो जाता है, हम जानते हैं। जब हम इन दो ये पूरा से कट जाएगा तो 108 इंटू 108 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 464 6 0 0 0 8 0 1 4 6 6 11 6। ये हमारा पास E3 आ गया।
ये हमने इसकी 3 टर्म्स निकाली हैं। फर्स्ट तो हमें 10,000 दिया हुआ था, सेकंड अपने पास आया 10,800 और थर्ड आ गया अपने पास 11,664 रुपये। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 800 है, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 800 नहीं है, वो थोड़ा आगे पीछे होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका डी समान नहीं है। और हमने फर्स्ट में ही एपी की शर्त जो पढ़ी थी कि एपी के लिए जो सार बनता है डी होता है वो सेम होता है, तो ये एक एपी नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो एपी फॉलो नहीं होगा, जबकि साधारण ब्याज के लिए एपी बनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे इसके।